11 अप्रैल 1981 को कैलिफोर्निया के छोटे से शहर में कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक माँ और उसके 4 बच्चों का कत्ल होता है उन्हीं के अपने घर में, पर कातिल गवाह छोड़ जाता है 13 साल के 3 बच्चे। 12 अप्रैल 1981 सुबह के करीब 8 बजे जब 14 साल की शीला अपने दोस्त के घर से रात गुजार कर वापस आती है तो देखती है उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो घर के अंदर जाती है पर जो उसे नजर आती है उसे देखने का ट्रॉमा सारी जिंदगी नहीं जाता। सामने लिविंग रूम में 3 लाशें पड़ी थी, उसकी माँ, उसका भाई और उसके भाई के दोस्त की। उन सब बॉडीज को इलेक्ट्रिकल वायर और मेडिकल टेप से बांधा गया था। शीला जिस वक्त सिर्फ 14 साल की थी वो ये सब देखती है और फिर खौफ के मारे रोते हुए अपने दोस्त के घर वापस चली जाती है। सिचुएशन का अंदाजा करते हुए मिस्टर जेमी, जो कि उसके दोस्त के बाबा थे, वो उनके घर एंटर होते हैं पिछले दरवाजे से, ये देखने के लिए कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो पूरे घर को सर्च करते हैं क्योंकि उस वक्त 3 और बच्चे, ग्रेग, जॉर्ज और जस्ट, उसी घर में थे। मिरेकलसली कोई मिरेकल होता है, वो देखते हैं कि वो तीनों बच्चे साथ वाले रूम में सोए पड़े हैं। मतलब लिविंग रूम में मर्डर हुआ है, वहां पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं और उसके साथ वाले रूम में 3 बच्चे सोए हुए हैं और जो बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मिस्टर जेमी पिछले दरवाजे से एंटर हुए थे तो इस चीज का इम्पैक्ट आने वाली इन्वेस्टिगेशन पे पड़ने वाला था, क्योंकि बहुत से पोटेंशियल एविडेंस कंटामिनेट हो चुके थे। जुलाई 1979 स्यू शार्प या फिर सूजन शार्प अपने हस्बैंड से सेपरेट होती है। वो अपने 5 बच्चों को लेती है और फिर कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। पर शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। स्यू अपनी बड़ी बेटी शीला को लेकर अपने दोस्त के घर से निकलती है ड्राइव करते हुए अपने दूसरे बेटे रिक को लेने, जो कि उस वक्त बेसबॉल प्रैक्टिस पे था। अभी वो आधा रास्ता कवर करती है जब उन्हें अपना दूसरा बेटा जॉन दिखता है अपने दोस्त के साथ, जो उनसे लिफ्ट मांगता है। स्यू ने लिफ्ट देती है और फिर अपनी बड़ी बेटी शीला के साथ अपने बेटे को लेने निकल जाती है। उसी रात शीला, उनकी बड़ी बेटी, का प्लान बनता है कि वो आज रात अपने दोस्त के घर गुजारेगी। स्यू उसे इजाजत देती है और फिर करीबन 8 बजे के करीब शीला अपने दोस्त के घर कैबिन नंबर 27, जो कि बिल्कुल साथ वाला कैबिन था, वहां के लिए निकल पड़ती है। अब पीछे घर में टोटल 6 लोग थे, स्यू, उसका बेटा, 3 बच्चे और उसके बेटे का दोस्त। उसके बाद सुबह 8 बजे जब शीला अपने दोस्त के घर से वापस आई तो उसने जो देखा शायद आज तक उसे हॉन्ट करता हो। स्यू, जॉन और जॉन के दोस्त का कत्ल बड़ी बेदर्दी से होता है। पुलिस आती है और देखती है कि लिविंग रूम सारा खून से भरा पड़ा है। एविडेंस के तौर पर 2 नाइफ और एक हैमर उस जगह से मिलता है जिन पे खून लगा हुआ था। जिस लेवल का ब्लड वहां था उससे यही पता चलता है कि कातिल ने उन्हें मारने से पहले बहुत टॉर्चर किया था और मर्डर बहुत वायलेंट था, जैसे किसी ने अपना गुस्सा उतारा हो। स्यू की लाश लिविंग रूम सोफा पर थी, उसकी वेस्ट के नीचे उसके सारे कपड़े रिमूव थे। एक चाकू के साथ उसका गला हॉरिजॉन्टली काटा गया था और बाद में वही चाकू उसकी चेस्ट में स्टैब करके उसे वहीं छोड़ दिया गया था। जॉन की बॉडी पे भी स्टैबिंग के निशान थे पर उसका रीजन ऑफ डेथ हेड ट्रॉमा था। किसी बहुत ही भारी चीज के साथ उसके सर पर वार किया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यही सेम हालत उसके दोस्त की थी, उसकी बॉडी पे भी वेरियस निशान थे स्टैबिंग के और उसकी रीजन ऑफ डेथ सफोकेशन थी। किसी ने मैनुअली इलेक्ट्रिकल वायर से उसका गला दबाने की कोशिश की और तब तक दबाता रहा जब तक वो सांस लेना बंद ना कर दे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसकी 12 साल की बेटी टीना घर से मिसिंग थी। पुलिस को यही लगा कि ये एक रैंसम का केस है, यानी कि किसी ने उसे अगवा कर लिया है और उन्होंने काफी देर तक वेट भी किया कि अभी किसी की कॉल आएगी और टीना के बदले पैसे मांगेंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और टीना को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हुए पुलिस नेबर से इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले कैबिन नंबर 27 जहां शीला ने रात गुजारी थी, उन लोगों ने वहां कुछ नहीं सुना, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि कोई 9 बजे के करीब उन्होंने एक ग्रीन वैन को स्यू के घर के बाहर खड़े देखा था। और फिर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि कैबिन नंबर 17 जहां पे एक ओल्ड कपल रहता है, वो रात करीब 1-1:15 बजे किसी अजीब आवाज से उठे थे, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में चीख रहा हो या मदद के लिए बुला रहा हो। और जो 3 बच्चे वहां सर्वाइव कर गए थे उनमें से एक, जिसका नाम जस्टिन था, उसका क्लेम था कि उसने मर्डर को होते हुए देखा है, पर उसकी स्टेटमेंट बहुत कन्फ्लिक्टिंग। उसके अकॉर्डिंग उसने मर्डर की डिटेल अपने ख्वाब में देखी। चीजों को क्लियर करने के लिए ऑफिशियली उसे हिप्नोटाइज किया गया और अंडर हिप्नोसिस उसने क्लेम किया कि हाँ उस रात उसने स्यू को 2 आदमियों के साथ देखा था। जस्टिन ने जैसी डिस्क्रिप्शन उन आदमियों की बताई उसके मुताबिक एक स्केच बना दिया गया बाय स्केच आर्टिस्ट जिसका नाम था जस्टिन एम्ब्रन। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई खास आर्टिस्टिक एबिलिटी थी नहीं और ना ही उसने कभी प्रोफेशनली फोरेंसिक स्केचिंग की ट्रेनिंग ली थी। आज तक इस बात का जवाब कोई भी क्लियर तौर पर नहीं दे सका कि जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ कैलिफोर्निया और FBI के टॉप स्केच आर्टिस्ट के होते हुए
एक एमेच्योर की स्केच क्यों बनवाया गया? मतलब एक ऐसे आदमी से स्केच क्यों बनाओगे जो कभी कभी सिर्फ वॉलंटियरली पुलिस की हेल्प करता है? हालांकि आपके पास जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्हें प्रॉपर पे किया जाता है, आप उनसे ये काम नहीं करवा रहे, आप किसी एमेच्योर को दे रहे हो कि आप इन लोगों का स्केच बनाओ। वेल, उस स्केच के अकॉर्डिंग दोनों आदमी अपने लेट 20s में थे, दोनों के हेयर कलर ब्लैक थे, 5 फुट 6 उनकी हाइट थी और दोनों ने सनग्लासेस पहने हुए थे गोल्डन कलर के फ्रेम में। कहा जाता है कि डिमोनिक रिचुअल था या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग गॉन रॉन्ग, पर ये दोनों चीजें उस वक्त के एरिया शेरिफ ने डिसमिस कर दी, क्योंकि ना तो कोई डिमोनिक रिचुअल की चीजें उस घर से मिली थी और ना ही कोई इलीगल ड्रग उस वक्त उस घर से बरामद हुआ था। इस सब के बाद ऑफिशियली टीना को मिसिंग रिपोर्ट कर दिया गया। इस केस में एफबीआई इन्वॉल्व हुई, पर करीबन 17 दिन के बाद एफबीआई बैक ऑफ कर गई। उसके अकॉर्डिंग लोकल पुलिस टीना को ढूंढने की जितनी एफर्ट कर रहे हैं वो मोर देन इनफ, और एफबीआई को इन्वॉल्व होने की मजीद अब कोई जरूरत नहीं। काफी दिनों तक उस कैबिन के अराउंड 8 किलोमीटर का एरिया स्पेशलाइज्ड डॉग और सर्च टीम के साथ कंसेक्टिवली सर्च किया गया, पर किसी को कभी कुछ पता नहीं चला अनलेस अंटिल 1983 उसी 8 किलोमीटर के एरिया में एक बोतल कलेक्टर या फिर होमलेस पर्सन कह लो, उससे एक स्कल मिलता है। एक स्कल था भी नहीं, वो एक बस एक पार्ट ऑफ स्कल था और स्कल का हिस्सा था, एक छोटी बच्ची का स्कल था। वो उसे रिपोर्ट करता है, उस स्कल का फोरेंसिक होता है और उसके डीएनए को क्रॉस मैच किया जाता है मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के साथ, जिसकी रिपोर्ट मैच कर जाती है टीना के साथ। मतलब टीना उस रात किडनैप नहीं हुई थी, कातिल उसे अपने साथ ले गया था और फिर उसी रात उस 12 साल की बच्ची का मर्डर हो गया था। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही वो स्कल डिस्कवर होता है, अभी उसकी डीएनए सैंपलिंग नहीं है, अभी इसके क्रॉस मैच नहीं किया गया, अभी जो स्कल मिला है तो शेरिफ के ऑफिस में एक एनोनिमस कॉल आती है। किसी को नहीं पता वो किसकी कॉल थी, पर वो कंफर्म करता है कि हाँ, ये जो स्कल मिला है वो टीना का है। अब शेरिफ कभी इस कॉल को रिपोर्ट नहीं करता, कभी भी ऑफिशियली किसी को नहीं पता चलता कि ऐसी कोई कॉल आई थी अनलेस अंटिल जब ये केस एक नई डेप्यूटी को असाइन होता है तो देखता है कि एविडेंस बॉक्स के नीचे करके एक क्लिप रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। बेसिकली वो उस कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो स्कल के मिलने के बाद शेरिफ को रिसीव हुई थी, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता कि ऐसी कोई कॉल आई थी। 2004 में ये सब कुछ इस कैबिन में हुआ था उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे गिरा दिया गया। अब अगर सस्पेक्ट की बात करें तो जिस बच्चे ने ये स्केच बनवाया था, जस्टिन याद है ना, तो उसी का अपना स्टेप फादर मार्टिन स्मार्ट, जो कि स्यू का नेबर भी था, वो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था। वो उस मर्डर के कुछ दिन बाद ही अपनी वाइफ को छोड़कर निवाडा भाग जाता है और वहां से अपनी वाइफ को लेटर लिखता है जिसमें अपने मैरिज के बारे में बताता है कि अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं और मैं और ये नहीं चला सकता, तो ऐसी चीजें वो एक्सप्लेन करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस लेटर पे लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की कीमत अदा कर चुका हूँ और अब मैंने इसे 4 लोगों की जिंदगी से खरीद लिया है। मर्डर के करीबन 35 साल बाद लोगों को पता चलता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कभी इस लेटर का कोई जिक्र था ही नहीं, मतलब कभी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई लेटर था, कभी ये लेटर उनकी नजर में से गुजरा ही नहीं। पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया पुलिस को उस वक्त, और इवन उस वक्त के डेप्यूटी कमिश्नर ने यह भी कहा था कि जो पुलिस से रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, इवन वो लोग इस केस को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, जो कि वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स ने नहीं किया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो पता चलती है वो ये कि मार्टिन जब काउंसलर को विजिट करता था तो वो कन्फेस करता था कि हाँ, स्यू और टीना का कत्ल मैंने ही किया है, पर उन 2 बच्चों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। कभी कहता है कि टीना को मारना मजबूरी थी क्योंकि उसने सब कुछ फिटनेस कर लिया था, कि अगर उन 2 लोगों का कत्ल मार्टिन ने नहीं किया तो फिर उन 2 बच्चों को किसने मारा। अब इस सब के बावजूद कोई चार्ज प्रेस नहीं किया जाता और कभी कोई अरेस्ट नहीं होता और मार्टिन नेचुरल डेथ मरता है। एक और सस्पेक्ट था जो उस वक्त स्यू के नेबरहुड में था, जॉन करके नाम था उसका कुछ, वो उस वक्त प्रॉपर इलीगल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम चलाता था। ही वाज लाइक अ माफिया, बट वो भी 1988 में एक नेचुरल डेथ से मर गया। ऑफिशियली आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ और कोई चार्जेस प्रेस नहीं हुए, बट शीला जो कि अब 45 इयर्स की है, स्टिल लुकिंग फॉर आंसर्स। वो अभी भी जानना चाहती है कि उस रात हुआ क्या था, पर शायद उसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। अब ये केस अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा तो एक और केस है जिसमें कातिल कत्ल के बाद 3 दिन तक लाशों के साथ उस घर में रहता है, उनके घर में खाना खाता है और उनके घर में सोता है। तो चेक इट आउट।